नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपके लिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे आज पार्ट 10 स्टैटिस्टिक्स के 12 इंपॉर्टेंट MCQ का लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 9 वीडियो आप पे बना चुके हैं दोस्तों इस पर। तो यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग रोज आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। तो ये कल का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने दिया था, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। ज़्यादातर क्या, अधिकतर लोगों ने सही ही आंसर दिया है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या निकालना था, प्रतिगम गुणांक, मतलब कि यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में पूछा था, जो कि हमें पता है दोस्तों कि आपका √BXY इंटू BYX इसका ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू दिया है -0.8 और दूसरी दिया है -0.2। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करिए दोस्तों तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा और 8 2 जा 16। तो यहाँ पे 0.16 आ रहा है दोस्तों अंडर रूट में। अगर इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, +0.4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, +0.4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सभी लोगों का ज़्यादातर यहाँ पे आंसर सही आया था। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिए हमेशा के लिए, ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आपकी रिग्रेशन गुणांक से। तो ये आपका BXY एंड BYX ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब BXY को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आपका R बराबर आपका यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सिग्मा X अपॉन सिग्मा Y होता है। और जब BYX होगा दोस्तों तो इसी का जस्ट अपोजिट Y ऊपर रहता है और X नीचे रहता है। हमने आपको बताया भी था कि जब BXY रहेगा तो X वाला ऊपर जाता है और जब BY होगा तो Y वाला ऊपर जाएगा। तो इसको हमने ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन आप लेके दिमाग में ना रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है दोस्तों यहाँ की 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट एज पर, ये आपके प्रोबेबिलिटी से दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। एज पर द थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी इफ द ऑकरेंस ऑफ 1, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार 2 घटनाएं स्वतंत्र कही जाती हैं यदि एक घटती है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ अदर, दूसरे की घटना को घटने से रोकता है, या मेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अदर एज 0, शून्य की अपेक्षा अन्य के घटने की प्रायिकता, या आपका C अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर, मतलब दूसरे की प्रायिकता को प्रभावित करता है। या यहाँ पे दूसरा पहला ये लास्ट ऑप्शन क्या दे रहा है कि डू नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अनदर, मतलब दूसरे की प्रायिकता को प्रभावित नहीं करता। दोस्तों अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है D, डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अनदर। दोस्तों मतलब यहाँ पे क्या है, इसको समझ लीजिए कि जो आपका प्रायिकता सिद्धांत है वहाँ पे दोनों घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, जब आपकी जो यहाँ पे प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है आपकी वो किसी भी दूसरे चीज़ से क्या हो दोस्तों, प्रभावित ना हो दोस्तों, तो ही आपका क्या होती है दोस्तों, दोनों घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार 2 घटनाएं तब स्वतंत्र कही जाती है जब एक घटती है तथा वह दूसरी प्रायिकता को प्रभावित नहीं करती। मतलब दोस्तों किसी के घटने से, कोई घटना घटने से दूसरा वाला प्रभावित ना हो, तो ही आपका यहाँ पे सांख्यिकी में स्वतंत्र चर अथवा प्रायिकता में वह घटना तब स्वतंत्र कहलाएगी जब किसी एक चर या घटना का दूसरे चर या घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि दूसरे की प्रायिकता को प्रभावित नहीं करता, मतलब द नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ अनदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी होगा, पहले का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम आउटकम्स ऑन पेयर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 8। यहाँ पे इस बात की कितनी प्रायिकता है कि 2 पासाओं पर आने वाले का योग 8 के बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 पासा दिया गया है और 2 पासे को एक साथ फेंका गया, तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि आपका जो पहला ऊपर जो आपका नंबर आएगा उनको दोनों को जोड़ा जाए तो वो कितनी आनी चाहिए दोस्तों, 8 के बराबर आए। तो ऐसा कितने भी संभावना बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो इसको पॉज करके फिर अपना आंसर यहाँ पे बताइएगा। हम यहाँ पे आपको राइट आंसर बता दे रहे हैं और कैसे सॉल्व किया गया ये भी बता देते हैं। वैसे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, 5/36 है राइट आंसर। अब ये कैसे सॉल्व किया गया है इसको समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल सा अगर आप लॉजिक देखिए, पहली बात तो 2 पासे आए हैं, अब 2 पासा में 8 आने की संभावना क्या क्या हो सकती है। तो
पहला यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, एक में 2 आए, दूसरे में 6 आ जाए, या फिर 3, तो यहाँ पे एक घट जाएगा 5, फिर यहाँ पे 4 4, फिर यहाँ पे दोस्तों इसी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाइए तो ये 4 कॉमन हो जाएगा, फिर आपका यहीं पे दूसरी प्रायिकता। तो कुल मिला के दोस्तों 2 आपका यहाँ पे बदल जाएंगे एक पासे से दूसरे पासे में, और 2 में एक कॉमन है, यानी कि दोनों पासे में 4 4 आता तो कोई मतलब नहीं, वही चीज़ कहलाएगा। और फिर यहाँ पे 5 3 और फिर आपका 6 2, तो ये एक 2 प्रायिकता हो गई और ये 2 एक प्रायिकता हो गया और एक कॉमन हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों कुल कितने आपके यहाँ पे संभावनाएं बन रही, 5 बार बन रही हैं। तो यहाँ पे संभावनाएं जब होती हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितनी संभावना है उसको हम लोग आपके नॉमिनेटर में रखते हैं, और जितनी कुल संभावनाएं हैं दोस्तों तो कितनी कुल परिणामों की आपके यहाँ पे क्या संभावना होंगी कि यहाँ पे एक में 6 आपके, यानी कि 6 चीज़ आ सकते हैं, और इसमें भी आपके 6 चीज़ आ सकते हैं। तो 6 6 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल संभावनाओं को हम लोग आपके मल्टीप्लाई करके गणना करते हैं। तो यहाँ पे आपकी 6 × 6 आपकी कितनी होगी टोटल परिणाम, यहाँ पे 36 हो गया। और हमारे संभावित परिणाम यानी कि हमें आने की क्या चीज़ हमको देखना है कि क्या चीज़ हमारी आ सकती कितनी बार, तो ये आपकी 5 बार आ सकती है। तो यही आपका क्या होगा दोस्तों, 5 आपका 5/36 का राइट आंसर है। अगर दोस्तों इसमें कोई ऐसा चीज़ आता है जो आपके इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो आपका वो वाला आंसर हो सकता है दोस्तों, पर यहाँ पे आपको इसको और ज़्यादा नहीं सॉल्व कर सकते, तो आपका यही एक आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे 5/36 इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये सिंपल सा आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको रीजनिंग में भी पढ़े होंगे, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग में सॉल्व किए होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 5/36 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों कि फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं दोस्तों, ये वाला जो चिन्ह है इसको म्यू का नाम दिया जाता है, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा स्मॉल सिग्मा आर क्या होंगे, यानी एक मानक सामान्य प्रायिकता वितरण के लिए माध्य और मानक विचलन क्या होंगे। यानी कि आपको यहाँ पे म्यू की वैल्यू और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू बतानी है। पहला दिया ऑप्शन आपको म्यू = 0 और सिग्मा = 1, या म्यू = 16 या सिग्मा = 4, या म्यू 25 या सिग्मा 5, या म्यू 100 या सिग्मा 10। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो सिंपल से यहाँ पे आपके जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपकी म्यू की वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पूछ रहा है, यही चीज़ आपको समझना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बताया था दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर अगर हम बताएं दोस्तों तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए ही है। यहाँ पे म्यू आपका 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 1 होता है आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए राइट है। एक मानक समान प्रायिकता वितरण के लिए दोस्तों माध्य और मानक विचलन का मान यहाँ पे 0 और 1 होता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि म्यू = 0 और सिग्मा = 1 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड रिपीटेडली। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी परीक्षण उपकरण को बारंबार प्रयोग करने पर परिणाम की अनुरूपता को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। यानी दोस्तों कोई चीज़ अगर हम लोग किसी चीज़ पर रिसर्च करें और पुनः फिर हम लोग उसी चीज़ पर रिसर्च करें और हमारा रिजल्ट क्या है दोस्तों सेम आए, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यानी क्या चीज़ दर्शाता है। वही चीज़ कह रहा है कि किसी परीक्षण उपकरण को बार बार प्रयोग करने पर परिणाम की अनुरूपता मतलब सेम जो आपकी अनुरूप हो वो क्या चीज़ दर्शाता है, वैधता, विश्वसनीयता, या आपका सापेक्षता या संवेदनशीलता, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रिलेटिविटी, या आपका सेंसिटिविटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ये आपका दोस्तों शुरू को यहाँ पे यानी कि शुरू के चैप्टर से क्वेश्चंस ले लिया गया है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बताएं दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। ये क्या है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। दोस्तों होता क्या है कि यदि आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं तो आपके रिसर्च से ये संभावना रखी जाती है कि जो भी आपने डाटा कलेक्शन किया और उस डाटा कलेक्शन के बाद आपने उसका जो भी आपने क्लासिफिकेशन किया, टेबुलेशन किया, एनालिसिस किया और उसके परिणाम आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आता है या इंटरप्रिटेशन के बाद आपने जो भी रिजल्ट सामने लाया, अगर पुनः हम लोग उसी डाटा को फिर से एनालिसिस करें, फिर से उसका इंटरप्रिटेशन करें, क्या फिर वही आपका रिजल्ट आता है?
तो अगर वो सेम रिजल्ट आपका आता है, मतलब होता क्या है दोस्तों कि रिसर्च क्या होती है दोस्तों, एक गतिशील प्रक्रिया होती है। आप किसी चीज़ पर रिसर्च किए हैं उसी टॉपिक पर, तो कोई दूसरा बंदा भी क्या होता है दोस्तों उस चीज़ पर रिसर्च करता रहता है। तो दोस्तों अगर आपने जिस चीज़ पर डाटा पर रिसर्च किया, अगर वो चीज़ आपका रिजल्ट और जो सामने वाला बंदा किया उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ये कहा जाता है कि वो जो डाटा आपने रिसर्च में लगाया या जो आपकी उपकरण टूल्स आपने जो परीक्षण किया वो आपके क्या है दोस्तों, रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीय है। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या हो रहा है, कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, मतलब कि ये मान्यता मिल जाती है कि आपके द्वारा किया गया काम, क्योंकि एक लोगों की चीज़ें गलत हो सकती है पर एक से अधिक लोगों की चीज़ें अगर वही चीज़ हो रही है बार बार, तो वो चीज़ आपकी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, विश्वसनीयता या आपका रियलिबिलिटी कहा जाता है। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका बी इसका राइट है। तो यहाँ पे देखिए दिया भी है कि किसी परीक्षण उपकरण को बारंबार प्रयोग करने का परिणाम उसके विश्वसनीयता की अनुरूपता को दर्शाता है, अर्थात जो परीक्षण उपकरण जितना अधिक विश्वसनीय होता है उसका आपका उतना ही अधिक बार प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पे मेन चीज़ आपका रिसर्च पे क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके यहाँ पे चीज़ें डिफर हो जाती हैं तो आपका रिसर्च क्या होता है दोस्तों, वो सिरे से खारिज हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि आपका व्यक्तियों के विकास का निर्देशांक होता है, मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो ह्यूमन के लिए इंडेक्स बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, CPI, HRI, SDI या WPI। तो दोस्तों आप लोग इसको GS में भी पढ़े होंगे। तो ये सिंपल सा है दोस्तों, हमने हिंट भी दे दिया। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों C आपका HDI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे दोस्तों सबसे पहले किसने आपने लॉन्च किया था, यानी कि इसको जो लॉन्च करता है इंडेक्स, तो वो कौन करता है दोस्तों, UNDP, ये आपके इंडेक्स को लॉन्च करती है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे व्यक्तियों के विकास का निर्देशांक मानव विकास सूचकांक होता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक के लिए WPI का होता है। तो यानी इसका राइट आंसर आपका C है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर C यहाँ पे HDI है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम किन 2 व्यक्तियों का यहाँ पे योगदान था। इनका नाम आप दोनों का कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन आर्थिक सूचकांक है। आर्थिक मतलब दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिकल इंडेक्स से है। तो पहला यहाँ पे दिया है विषमता, फिर आपका दिया माध्यिका, फिर दिया सूचकांक संख्या, फिर आपका दिया है व्युष्टक। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं, कितने छोटे क्वेश्चन होते हैं, पर दोस्तों ये क्या होते हैं, दिमाग के किसी भी कोने में यहाँ पे टच ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी आपके टच हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो है आपका इंडेक्स नंबर, इसका राइट आंसर है सूचकांक संख्या। क्वेश्चन नंबर A का आर्थिक सूचकांक को हम लोग सूचकांक संख्या से करते हैं। सूचकांक चर अथवा संख्या एक सांख्यिकीय माप है जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिलिप्त किया जाता है। यह सूचकांक जब वित्तीय घटकों से संबंधित होता है तो उसे आर्थिक सूचकांक कहते हैं। सूचकांक संख्या इंडेक्स नंबर एक आर्थिक सूचकांक है, अतः ये आपका C राइट आंसर है दोस्तों, सूचकांक संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, आप लोग बताइए इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला दिया है कि सूचकांकों की रचना में केवल प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव किया जाता है, मतलब दोस्तों जो आपका इंडेक्स होता है उसमें हम लोग केवल रिप्रेजेंटेटिव आपके प्रोडक्ट्स या गुड्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर दिया है यदि गेहूं के भाव में 50% बढ़े और नमक के भाव में 50% कमी हो जाए तो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, कंज्यूमर आपके प्राइस इंडेक्स में अपरिवर्तन रहेगा। तो बताइए दोस्तों क्या इसका राइट आंसर है, यानी कि पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है या दोनों या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग सही आंसर बताइए कि क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, केवल पहला कथन ही सही है इसका, दूसरा कथन आपका यहाँ पे गलत है। क्योंकि दोस्तों सूचकांकों की रचना में केवल प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव किया जाता है, ये तो सत्य बात है, अर्थात कुछ प्रमुख वस्तुओं को ही उनकी उपयोगिता व महत्ता के अनुसार चुना लिया जाता है।
और उनके मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ये सूचकांक की गणना की जाती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यदि गेहूं के भाव में 50% की वृद्धि होती है और नमक में कमी होती है तो इसका आपका सीपीआई पर समान प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही यहाँ पे पूर्व के सूचकांक पर ही ये बना रहेगा और अपरिवर्तित रहेंगे। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे पहला ही कथन सही है। तो दोस्तों आजकल कथन वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही आने लगे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा, होता क्या है, टाइम टेकिंग होती है, दोनों चीज़ों को समझना होता है, फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा विचार विमर्श करने के बाद कॉमन चीज़ को समझ के फिर वहाँ पे आपको आंसर देना होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 7 का दोस्तों ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, जगरल चक्र की अवधि होती है। दोस्तों यहाँ जगरल हिंदी में भी इसी को कहते हैं और इंग्लिश में भी इसी को हम लोग जगरल ही बोला जाता है। ये दोस्तों एक जन का नाम था, अभी इसको हम बताते हैं कि आपका जगरल चक्र क्या है। वास्तव में ये दोस्तों आपके 3 तरीके के यहाँ पे सर्किल होती हैं, आपका ट्रेड सर्किल जिसे आप लोग व्यापार चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये आपका फॉरकास्टिंग से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। तो पहला दिया है ऑप्शन 6.5, दूसरा 7.5, फिर 8, फिर 9.5। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बता दें दोस्तों आपको, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 9.5 वर्ष, इसका राइट आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों समझ लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सामने लाए हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे दिया जो है कि सुम्पीटर ने व्यापार चक्रों की अवधि को 3 भागों में बांटा है। किसने दोस्तों? सुम्पीटर ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पहला है दोस्तों मेजर सर्किल या प्रमुख चक्र। ये चक्र 18 से 12 वर्ष की अवधि के होते हैं। इनकी व्याख्या सबसे पहले आपका फ्रांस के अर्थशास्त्री जगलर ने की थी, इसीलिए इसे जगलर चक्र भी कहते हैं। तो जो आपका जगलर चक्र की टाइम पीरियड है दोस्तों, वो आपका कितने से है? 8 से 12 के बीच में है। फिर दोस्तों है दूसरा है आपका छोटे चक्र या माइनर साइकिल। ये चक्र 2 से 5 वर्ष की अवधि के होते हैं। इसकी व्याख्या सबसे पहले अंग्रेज अर्थशास्त्री किचिन ने की थी, इसीलिए इसे किचिन वक्र भी कहा जाता है दोस्तों। तो किचिन वक्र आपके 2 से 5 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। फिर आपका लॉन्ग या वेरी लॉन्ग साइकिल होता है दीर्घ चक्र। ये दोस्तों 50 से 60 वर्ष तक की अवधि के होते हैं और इसे सर्वप्रथम रूसी अर्थशास्त्री कॉर्नट्रीफ ने दिया था, इसीलिए इसको दोस्तों कॉर्नट्रीफ चक्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन आपके पूछ रहा है कि जगलर चक्र की अवधि क्या होगी। तो अभी हमने आपको बताया कि 8 से ये 12 वर्ष के बीच में होती है। तो यहाँ 8 वर्ष तो दिया है दोस्तों, पर यहाँ पे 8 से 12 वर्ष में देखिए यहाँ पे 9.5 आपका बीच का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर डी को हम लोग चुने हैं। चौथे को यहाँ पे 9.5 वर्ष की अवधि को अवधि को जगलर चक्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे 3 तरीके के आपके ट्रेड सर्किल होते हैं। यहाँ पे प्रमुख या मेजर सर्किल, माइनर और वेरी लॉन्ग सर्किल। मेजर को आप लोग जगलर चक्र कहते हैं और माइनर को आप लोग किचन और आपका वेरी लॉन्ग को हम लोग कॉर्नट्रीफ चक्र भी नाम से संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि भारत में प्रथम जनगणना हुई किसके कार्यकाल में। तो ये आप लोग जीएस में दोस्तों पढ़े भी होंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, फिर आपका दिया लॉर्ड स्पिन के कार्यकाल में, फिर आपका लॉर्ड डफरिन के या आपके लॉर्ड लेटन के कार्यकाल में। दोस्तों यहाँ जीएस से एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो भी आपका पॉपुलेशन वाला चीज़ है इसको आप लोग बहुत ही जीएस से भी टच करके पढ़ सकते हैं, यानी कि करंट से रिलेटेड भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी तक का जो डाटा है दोस्तों आपके 2011 का, उसमें जनगणना से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोनों जगह आपको काम देगा। एक तो आपका ये स्टैटिक्स में आपका जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हो जाएगा और दूसरा आपका जीएस में भी काम आ जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड मेयो, दूसरा है लॉर्ड स्पिन और डफरिन और फिर लिटन। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना आपकी हुई थी दोस्तों। भारत में दोस्तों प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, किंतु दोस्तों उस समय आपकी ये व्यवस्थित रूप में नहीं हो पाई थी। पर दोस्तों वो आपका यहाँ पे नियमित रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों। पहला पूछता है कि फर्स्ट टाइम आपकी जनगणना भारत में कब हुई, तो ये आप 1872 होता है। फिर कभी कभी पूछता है कि नियमित रूप से जनगणना भारत में कब से चालू हुई है, तो आपका यहाँ पे 1881 इसका आंसर है। फिर दोस्तों ये भी 2 क्वेश्चन इसका पूछता है कि सर्वप्रथम जब जनगणना हुई थी उस समय किसका कार्यकाल था, तो वो लॉर्ड मेयो का था। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जब नियमित रूप से जनगणना हुआ था उस समय किसका कार्यकाल था, तो वहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन हमेशा दिए रहते हैं।
आपका लॉर्ड मेयो और लॉर्ड लिपिन दोनों दिया रहता है ऑप्शन में, और दोनों ही आपका यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सर्वप्रथम आपका जब हुआ था 1872 में, तो उस समय लॉर्ड मेयो थे, और फिर जब व्यवस्थित रूप से नियमित रूप से चालू हुई तो उस समय आपके लॉर्ड लिपिन थे, और उसके बाद प्रत्येक आपके 10 साल में आपके यहाँ पे जनगणना होती है दोस्तों। इस साल दोस्तों आपकी जो जनगणना है 2021 वाली, वो शायद संभावित है कि शायद ना हो पाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, पर अभी भी इस पर कोई पुख्ता जानकारी मंत्रालय से अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है, इसलिए ये केवल अनसुनी ही बातें अभी तक, यानी कि एक आपकी ऑफिशियल यहाँ पे बातें नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए लॉर्ड मेयो था। आपको ये चीज़ समझ में आ गया 1872 में, और लिपिन आपका कब थे, आपके 1881 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, सांख्यिकी पूर्वानुमान किया जाता है। मतलब दोस्तों जो सांख्यिकी है वो पूर्वानुमान करता है क्या चीज़ का, यानी जो पूर्वानुमान करता है वो कैसे करता है, बिना किसी मान्यता के। इस मान्यता पर करता है कि अन्य बातें समान रहें, या इस मान्यता पर कि जो भूतकाल में हुआ है वह भविष्य में भी होगा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। पहला है बिना किसी मान्यता के, दूसरा है इस मान्यता पर कि अन्य बातें समान रहे, या इस मान्यता पर कि जो भूतकाल में हुआ है वही भविष्य में होगा। तो इसका राइट आंसर अगर हम बताएं तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। आपका यहाँ पे राइट आंसर है कि इस मान्यता पर कि जो भूतकाल में हुआ है वही भविष्य में होगा। दोस्तों जो भी आपका स्टैटिक्स है उसका पूर्वानुमान इसी के आधार पे वो करता है हमेशा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अगर समझ लीजिए दोस्तों कि जो भी आपकी वेदर फॉरकास्टिंग होती है, सिंपल सा एग्जाम्पल यही है कि अगर जो भी वेदर फॉरकास्टिंग होती है, जो आपका मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है, वो आपके पहले के डाटाओं को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि कितनी तेज़ हवाएं किस दिशा से बढ़ रही हैं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि आपके यहाँ पे हम लोग उस डाटाओं को क्या कहते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि आपके तटीय इलाकों पर या कह सकते हैं समुद्री लहरें किन वेग से आपकी यहाँ पे चल रही, तो आपका कैसा मानसून आपका बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि वो पूर्व के ही डाटा को क्या करता है, एनालिसिस करके फिर आपको यहाँ पे पूर्वानुमान की जानकारी देते हैं। तो ये आपका हमेशा भूतकाल में जो हुआ होता है उस मान्यता पे कि वो चीज़ भविष्य में भी होगा। इतनी तेज़ हवा चली तो यहाँ पे इतना नुकसान हुआ था, ये चीज़ इतनी तेज़ आंधी आई थी, तो ये चीज़ आपके पूर्वानुमान में हम लोग करते हैं। कभी भी ये नहीं होता है दोस्तों कि कल इतनी सेंटीमीटर बारिश होगी, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। वो लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी हवाएं इस तरह से आ रही हैं, इस दिशा से आ रही हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या कहा गया है कि इस मान्यता पर यहाँ पे जो भूतकाल में हुआ है वही भविष्य में होगा, ये चीज़ सांख्यिकी लेके चलता है। सामान्यतः कहा जाता है कि सांख्यिकी अनुमानों का विज्ञान है। इसीलिए दोस्तों जो सांख्यिकी है वो पूर्वानुमान इस आधार पर, इस मान्यता पर आधारित है कि जो भूतकाल में हुआ है वही भविष्य में भी होगा, अर्थात घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी और घटित होने वाली घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होंगी दोस्तों। यही चीज़ आपका दोस्तों जो आपका ट्रेड फॉरकास्टिंग है उसमें भी ये चीज़ आपका यहाँ पे लागू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग में 5 लाल गेंदे, 5 हरी गेंदे और 5 पीली गेंदे हैं। तो यदि रैंडमली किसी गेंद को निकाला जाता है तो इसमें से लाल गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर अगर हम लोग सॉल्व करके देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका लाल गेंदे कितनी है, आपकी 5 है, 5 आपकी हरी है और 5 आपकी क्या है, पीली है या नीली, जो भी है पीली है। फिर यहाँ पे दोस्तों टोटल यहाँ पे गेंदों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे टोटल संख्या हो गई। जो भी दोस्तों आपकी कुल संभावित संभावना होती है उसको हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब दोस्तों लाल गेंद आने की क्या संभावना होगी, तो यहाँ पे लाल गेंद कितनी है, 5 है। तो अगर आप सपोज करिए कि एक झोले में से आप कोई गेंद निकालेंगे तो उसके लाल आने की संभावना क्या होगी, 5 हो सकती, 5 बार हो सकती है, मतलब कि 5 बार की संभावना है कि वो लाल ही आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका लाल गेंद की संभावना कितनी है, 5 है। तो बस यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 5/15 को 1/3 इसका आंसर होगा। तो यानी आपका 1/3 प्रायिकता है कि अगर आप लोग किसी झोले में हाथ डालें तो उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या रहेगी, 1/3 रहेगी। मतलब कि आप लोग
तीसरी बार में आपकी लाल गेंद हाथ में आ ही जाएगी, ऐसी संभावना जताई जाएगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है दोस्तों, आपका 1/3 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया भी देखिए सॉल्व करके वही चीज़ बताया है कि यहाँ पे अगर हम लोग कुल संभावित संख्या कितनी है दोस्तों 15 है, कुल रंग में सभी गेंदों की संख्या 15 है, और लाल गेंदों की संख्या कितनी है, मतलब कि दोस्तों जो आपका फेवरेबल है वो कितनी है 5 है, और टोटल कितनी है आपके यहाँ पे 15 है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों प्रोबेबिलिटी में जनरली आपके बनते हैं, बस यहाँ पे कभी पासा हो जाता है, कभी आपकी बॉल हो जाती है, कभी ताश के पत्ते हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको नॉर्मली कुछ जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि ताश के पत्ते कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर प्रोबेबिलिटी का जो भी आपका मेथड है वहाँ पे वही हर चीज़ जगह फॉलो होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 1/3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों दो चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे एक आपका इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 को मिलाना है। यहाँ पे पहला एक क्या कह रहा है सूचकांक, फिर इसमें आप लोग मिलाइए, इसमें क्या होगा आधार वर्ष क्या होता है दोस्तों। तो आधार वर्ष हमने आपको बताया भी था, कल भी एक क्वेश्चन दिया था। आधार वर्ष हमेशा क्या होता है दोस्तों 100 होता है। तो एक तो आपका बी का 4th मिल गया दोस्तों। तो सीधे आप लोग देखिए दोस्तों आधार वर्ष का, फिर यहाँ पे दिया है कि आधार वर्ष का निर्देशांक 100 दोस्तों, सॉरी यहाँ पे देखिए आधार वर्ष का निर्देशांक भी दिया है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है पारिवारिक आय व्यय रीति क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सिंपल से अगर आप लोग देखिए तो ए का यहाँ पे सूचकांक का क्या होगा दोस्तों, आपका वो आपका आर्थिक बैरोमीटर आपका सूचकांक का यहाँ पे होगा। ये तो जो ये चीज़ तो आपका सही है। फिर अगर आप लोग आधार वर्ष की बात करें दोस्तों, तो आधार वर्ष दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग अभी रुक जाइए, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। आधार वर्ष निर्देशांक आपका यहाँ पे 100 होगा। तो यहाँ पे सी का 4th किस में आ रहा है दोस्तों, आपके ये बी वाले में आ रहा है, और ए का आपका यहाँ पे 3 ये भी ए वाले में मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सी में और किसी में 4th है नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ही राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ आपको नहीं आ रही होती है, तो जो चीज़ आ रही होती है पहले आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप लोग इस ऑप्शनल से इसको मिलाया करिए, तो आपके आंसर हमेशा सही हो जाएंगे दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ वहाँ पर आपको मिल ही रहा हो, कुछ चीज़ें अगर मिल रही हैं तो वहाँ से ही आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले का आपका यहाँ पे आर्थिक बैरोमीटर है, फिर आपका यहाँ पे आधार वर्ष का पहला चीज़ सामान्य दिया गया है। तो ये चीज़ देखिए कभी भी आप ये इसको नहीं मेजर कर सकते, सामान्य क्या है सामान्य, यहाँ पे अधूरा चीज़ लिखा है। पर यहाँ पे आपके सी वाले से पता चल गया कि आधार वर्ष का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों 100 होता है। फिर आपका यहाँ पे पारिवारिक आय व्यय का रीति जो होता है दोस्तों वो आपके समेसन RW/समेसन W होता है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का बी। यहाँ पे देखिए राइट आंसर भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दिया है सूचकांक आपका आर्थिक मीटर है, आधार वर्ष समान होता है, आधार वर्ष निर्देशांक 100 है, और ये पारिवारिक यहाँ पे समेसन RW/समेसन W है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 12 MCQ देख लिए। आज का टुडे का प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि यदि प्रतिशत विभ्रम 2 है तथा अनुमानित मूल्य 500 है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे दिया है प्रतिशत विभ्रम का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, आपका प्रोबेबल एरर यहाँ पे आपका 2 दिया है, और अनुमानित मतलब दोस्तों एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी 500 है। आपको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है दोस्तों। तो आप लोग इसको आप लोग फॉर्मूले पे जब यहाँ पे रिग यानी कि यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपका वास्तविक मूल्य क्या निकलेगा, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 498 सॉरी दोस्तों 498, 502, 490 और 510। दोस्तों इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।